अस्सलाम वालेकुम स्पूकी हॉन्टेड टेल्स फैंस। आई होप कि तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस स्टोरी को जो है एज अ पैरानॉर्मल तो आप लोग लेंगे ही, लेकिन इसको एज अ सबक के तौर पे भी आप लोग इसको थोड़ा सा देखिएगा कि हमारा माशरा जो है वो मॉरली कितना डाउन हो चुका है कि अब हम लोगों को इस चीज़ की भी तमीज़ नहीं है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और ज़िंदा तो ज़िंदा, अब मुर्दे भी जो है वो हम लोगों से नहीं बचे। बहरहाल स्टोरी का आगाज़ करते हैं। ये साहब जिन्होंने हमें अपनी स्टोरी भेजी, इन्होंने अपना नाम बताने से मना करा है, लेकिन मुझे इनका नाम पता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि आप जो हैं मेरा नाम नहीं बताइएगा। तो करंटली ये जो हैं दुबई में रहते हैं, इनका ताल्लुक़ कराची से है। और इन्होंने जो है मुझे स्टोरी भेजी और इन्होंने बताया कि इनका चाइल्डहुड भी नॉर्मली जिस तरह का चाइल्डहुड होता है पाकिस्तान में, तो इनका वैसे ही गुजरा। अपने दादा दादी के दरमियान उनके घर में बड़ा सा घर था और जॉइंट फैमिली सिस्टम था। दादा दादी इनके आसपास होते थे तो वो हर चीज़ पे नज़र भी रखते थे। बताते हैं कि इनकी बड़ी क्लोजनेस थी अपनी दादी से, ख़ास तौर पे दादी से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी। और भी बहुत सारे लोग थे घर में, ताया ताई चचा चची, लेकिन ये कि दादा भी थे लेकिन दादी से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी इनकी। और दादी की जान भी इनमें अटकी रहती थी। वक्त गुजरता रहा और ये बड़े होते गए। और ये बताते हैं कि जब ये सेकेंड ईयर में थे तो उस टाइम पे जो है इनकी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। इनको हॉस्पिटलाइज किया गया और अनफॉर्चुनेटली एज फैक्टर और बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया। इन लोगों ने उनकी तदफीन जो है सफ़ी हसन के कब्रिस्तान में कर दी। और फिर कुछ अर्से के बाद जैसे होता है हमारे यहाँ के कब्र साइड से पक्की करा के उसका कुंपा लगा दिया, ऊपर से कच्ची छोड़ दी और ये कि कब्जा ना हो जाए उसके ऊपर। तो फिर ये अपनी तालीम हासिल करते रहे और आला तालीम हासिल करने के बाद ये जो है दुबई शिफ्ट हो गए। अब ये बताते हैं कि इनकी दादी के इंतकाल के तकरीबन 6 से 7 साल के बाद जो है इनको अपने ख्वाब के अंदर दादी दिखाई देना शुरू हुई और दादी इनके ख्वाब में आती और इनको ऐसा लगता कि जैसे दादी जो है बहुत तकलीफ़ में है और वो इनसे मदद मांग रही हैं। पहले तो इन्होंने इग्नोर करा क्योंकि ऐसी बात है दादी की इंतकाल को काफ़ी अर्सा हो चुका था। तो इन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये माइंड गेम हो या हो सकता है कि मैं इस तरह से देख रहा हूँ। तो इन्होंने पहले इग्नोर करा, लेकिन जब ये चीज़ें थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुई तो फिर इन्होंने इसका जिक्र जो है अपनी वालदा से करा। फिर इन्होंने सदका भी दिया उनके नाम का। फिर इन्होंने कुरान ख़वानी भी करवाई काफ़ी सारी उनके साले सवाब के लिए। लेकिन वो सिलसिला जो है वो थमा नहीं, इनको इस तरह के ख्वाब आते रहे। फिर जब ये तमाम चीज़ें इसी तरह से चलती रही, एक रात को इनको इसी तरह से ख्वाब में दादी आई और उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। तो इन्होंने फिर फ़ैसला करा कि अब जब इनकी छुट्टियाँ होंगी तो ये पाकिस्तान जाएंगे तो ये कुछ करेंगे। तो इनकी छुट्टियाँ हुई दुबई में, इन्होंने डिसाइड करा पाकिस्तान जाके घर पे रहने का अपने। अब वो जो है दादा दादी के इंतकाल के बाद घर तो रहा नहीं था, वो भी बिग वगैरह गया था और ये इसके हिस्से बक़ा हो गए थे, तो ये लोग भी अलग रहते थे। तो ये अपने घर पहुँचे और इन्होंने जो है अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी वालिदा और वालिद के साथ शेयर करी। तो वालिद साहब भी काफ़ी कंसर्न हुए ये चीज़ें सुन के। तो फिर किसी साहब को बताया गया, साहिब इल्म को, तो उन्होंने बोला कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो उनसे वो रिलेट करती है और वो उनको इस टाइम परेशान कर रही है। तो
इन लोगों ने ये फैसला करा कि तमाम ख़ानदान के लोगों से बात करी जाए कि कोई ऐसी उनकी कोई चीज़ तो किसी के पास नहीं है, या कोई ऐसी कोई वो तो इंफॉर्मेशन ऐसी किसी के पास है कि जिसकी वजह से जो है ऐसा हो सकता है। तो जब इन लोगों ने तमाम लोगों से बातचीत करी तो ऐसा कोई भी चीज़ इनके इल्म में नहीं आई, सबने ही मना कर दिया। इवन ये कि यहाँ तक बताया गया कि जो उनके कपड़े तक थे वो तक जो है अल्लाह वास्ते के लिए, अल्लाह वास्ते दे दिए गए थे कि उसका सवाब भी उनको पहुँचे। तो वेल्दी फैमिली थी, सारे अच्छे वेल सेटल्ड थे, तो किसी को इन छोटी मोटी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो बहरहाल ये कि यहाँ से तो ये मुतमईन हो गए। फिर ये बताते हैं कि ये पाकिस्तान में ही थे, तो एक दिन जो है इनको इसी तरह से फिर ख्वाब में अपनी दादी नज़र आई और उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। तो फिर इन्होंने बग़ैर किसी को बताए कब्रिस्तान जाने का फ़ैसला करा, और एक दिन जो है ये असर से थोड़ा सा पहले कब्रिस्तान पहुँचे। सही असर वहाँ जाके इन्होंने जो भी करते हैं कुल शरीफ वगैरह पढ़ के उनको बख्शे, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा, इन्होंने पूरी कब्र का अच्छी तरह से मुआयना करा। बताते हैं कि इनके जहन में बस ऐसी कोई चीज़ आई थी, तो वो अपनी जो उस इख्तरा है उसको जो है वो सेटिस्फाई करना चाहते थे, उस चीज़ को ढूंढना चाहते थे कि क्या है। तो इनको ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं कब्र के ऊपर, ना कुतबे के ऊपर, ना साइडों में। तो फिर ये एक किसी आलिम दीन के पास गया, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ थोड़ा सा जो है कब्र का ऊपर से मिट्टी जो है ना हटवा के देखना चाहता हूँ, मेरे जहन में कुछ आया है। तो इन्होंने जब उनसे डिस्कस करा तो उन्होंने कहा कि बस ये देख लिए कि बहुत ज़्यादा बेहरमती ना हो, और जो भी चीज़ है वो उसको आप दोबारा से सही तरह से ढक दिएगा, और कोशिश करिए कि बेहरमती ना हो स्पेशली। तो इन्होंने यही फैसला करा और ये गए वहाँ पे गोरकन को जाके इन्होंने बताया, और इन्होंने बोला कि कब्र की जो कच्ची जगह थी जो ऊपर की थी उसको जो है ज़रा 6-8 इंच तक ज़रा खोल दो। तो पहले तो वो भी बड़ा हैरान हुआ, और उसने बोला कि सर ये लीगल नहीं है और इस तरह की चीज़ें। 12 लिए गए, इन्होंने उसको थोड़े बहुत पैसे दिए और वो जो है चुप हो गया, बेचारा गरीब आदमी था। तो इन्होंने जो करवाना था, इन्होंने कब्र की तमाम मिट्टी ऊपर से हटवाई 1-1 फीट तक। बताते हैं कि जब इन्होंने वो मिट्टी हटवाई तो अंदर से जो है उनके कब्र के सराने की तरफ से जो ऊपर की जो मिट्टी थी कब्र की, वहाँ से एक थैली निकली, और ये इतनी ऊपर थी कि बस नीचे से स्लेबें रह गई थी। जो एक्चुअल कब्र थी बस उससे थोड़ा सा ऊपर एक थैली निकली। तो ये इन्होंने वो थैली ली और कब्र वगैरह बंद करवा के और ये सीधा उन साहब के पास पहुँचे। तो अक्लमंदी इन्होंने ये करी कि इन्होंने वो थैली बिल्कुल भी नहीं खोली, ना उसको हाथ लगाया, उसको दूसरे शॉपर में डाल के ये ले गए और जाके उन साहब को दिखाया। और उन साहब ने बोला कि आज तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कल मैं बताऊंगा, कल आप आइएगा। तो ये जब गए दूसरे दिन उनके पास तो उन्होंने तो इनके सामने वो तमाम चीज़ें खोली हैं। तो पता चला कि वो किसी आमिल का गंदा अमल था, उसके अंदर कुछ हड्डियाँ थीं, कुछ इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें थीं और कुछ तावीज़ थे। तो इन साहब ने जब उनसे पूछा तो आमिर साहब ने बताया कि बेसिकली ये किसी का कोई गंदा अमल था और उसको ये फ्रेश कब्र में करना था। तो ये जिस दिन आप लोगों की दादी की तदफीन हुई थी, ये उसके दूसरे तीसरे दिन ही वहाँ पे रख दिया गया था। और बेसिकली इसका आपकी दादी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन ये कि किसी का अमल था और किसी और के लिए था, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि फ्रेश कवर के ऊपर रखा जाए। तो क्योंकि ये गंदा इल्म था और नूरी कोई इसमें कोई ऐसी नूरी चीज़ नहीं थी, तो जब वो वक्त के साथ साथ जब वो चीज़ जब मजबूत हुई और जब वो इल्म पुराना हुआ तो वो जो है उसने इस चीज़ का रिएक्शन ये करा कि ये आपको जो है करीन के थ्रू ये बताया गया, या करीन उनका जो था आपकी दादी का, वो आपके पास आया है। उसने बताया है कि वो परेशान है या कब्र में कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी
हुर्मत की पामाली हुई है ऐसी कि उसकी वजह से जो है जो आखिरी आराम का है उसमें डिस्टर्बेंस है। तो ये कि बहुत अच्छा हुआ कि ये पता चल गया। और फिर उन्होंने इनको वो जो तावीज़ थे वो कहा कि आप ये खुद जाके जो है समंदर में इसको बहाएं। तो इन्होंने जाके जो है वो तावीज़ ठंडे करे और वो आलिम साहब ने वो हड्डियाँ वगैरह जो थी वो अपने तरीके से डिस्पोज ऑफ करी। तो ये सब बताते हैं कि फिर उसके बाद जो है इन्होंने सदका दिया, कुरान ख़वानी वगैरह भी कराई और इसका जिक्र इन्होंने अपने घर में किसी से भी नहीं करा कि ये इन्होंने क्या किया था। उसके बाद बताते हैं कि अब तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं और इनको ख्वाब में दोबारा दादी नहीं नज़र आई, ना ही इनको दादी के बारे में कोई ऐसा ख्वाब आया है। तो वो जो भी चीज़ थी जो इनके ख्वाब में आती थी, आया करीम थी, इनकी रूह थी, जो भी थी, वो बहरहाल इनके एक्शन से अब सेटिस्फाई हो चुकी थी और वो अब सुकून में थी। तो बहरहाल ये कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, ये इन साहब ने हमसे शेयर करी और मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक मैसेज पहुँचे कि ज़िंदा इंसानों के साथ तो जो हम करते हैं, लेकिन ये कि कम से कम हम लोगों के अंदर इतनी मॉरल वैल्यू होनी चाहिए कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, दौलत फरमा गए हैं, अब नहीं रहे, हम कम से कम उन लोगों को तो छोड़ दें, उन लोगों को तो अपने आखिरी सफ़र पे सुकून से जाने दें। तो बहरहाल ये कि आप तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा और आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला मेरी स्ट्रीम पे मुलाकात होगी। अपना अपनी गिरद नवार तो हम लोगों का ख्याल रखिएगा। दुआ के साथ हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। अल्लाह हाफ़िज़। ये स्टोरी जिन साहब की है वो बताते हैं कि इन लोगों के यहाँ ये चक्कर था कि इनके वाले साहब का ऐसा बिजनेस था कि ये लोग प्रॉपर्टी खरीदते थे, उसको रिफर्बिश करते थे, रिफर्बिश करने के बाद जो है उसको आगे अच्छे दामों में बेच दिया करते थे। बड़ा अच्छा बिजनेस था, बड़ा मुनाफे वाला बिजनेस था और इनके वाले साहब ने इनको अपने साथ लगा लिया था कि इनको भी जब एक्सपीरियंस होगा, जब ये इस काबिल हो जाएंगे तो वाले साहब रिटायर हो जाएंगे और ये संभाल लेंगे अपना काम। तो इन्होंने यही करा, ये लगे रहे अपने वाले साहब के साथ। कॉलेज के बाद बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बड़ा ज़बरदस्त फार्म हाउस आया और इन लोगों ने वो फार्म हाउस ख़रीदा और उस फार्म हाउस को इन्होंने रेनोवेट करना शुरू कर देते हैं। फार्म हाउस ये था तो बड़ा अच्छा, लेकिन ये कि उसकी जो चीज़ें थी वो बड़ी पुरानी थी। तो इन्होंने ये डिसाइड करा कि उसको फुली रिफर्बिश करा जाए और जो उसकी बुनियादें हैं उसको वैसे ही रहने दिया जाए जैसे वो हैं, बस ये कि ऊपर से उसको रिफर्बिश करा जाए क्योंकि मजबूत थी बुनियादें बहुत। तो इन लोगों ने करना शुरू करा। तकरीबन कोई 1000 आप कह सकते हैं 1500 गज का जो है वो सिर्फ उसकी बिल्डिंग थी और बाकी साइड में सारा फार्म हाउस था। तो बिल्डिंग को जब रिफर्बिश करने लगे तो बताते हैं कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन एटिक के अंदर और बेसमेंट के अंदर ये अकेले नहीं जा सकते थे। इनको ऐसा एहसास होता जैसे कोई इनके साथ है। अजीब व गरीब सी आवाज़ें भी आती थी। इनको ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपस में चेमगोइयाँ कर रहे हैं, सरगोशियों की आवाज़। तो ये इन्होंने जब अपने वालिद से जिक्र करा तो वालिद ने बोला कि ये वो तो बड़े स्केप्टिक हैं इन चीज़ों के अंदर, लेकिन ये कि अगर ये ऐसा फील करते हैं तो ये कभी भी अकेले ना जाएं। तो इन्होंने कहा कि सही है, मैं अकेले नहीं जाऊंगा इन जगहों पर। तो ये हमेशा किसी न किसी वर्कर को अपने साथ रखते थे। फिर एक दफ़ा बताते हैं कि ये तकरीबन कोई 2-2.5 महीने के बाद जब तमाम रिफर्बिशमेंट ख़त्म हो गई और सिर्फ बेसमेंट रह गई और एटिक रह गई, तो एक दिन इनके नेबर की छुट्टी थी। तो उनके वालिद ने बोला कि तुम मेरे साथ चलो, हम एटिक वगैरह की सफाई वगैरह करके उसके अंदर से चीज़ें वगैरह पॉइंट आउट करते हैं कि क्या क्या करना है उसके अंदर, क्या क्या नहीं करना, क्योंकि अगले 15-20 दिनों में हमने ये प्रॉपर्टी आगे दे देनी है। तो बताते हैं कि ये अपने वालिद साहब के साथ गए और ये एटिक की सीढ़ी पकड़े खड़े हुए थे, वालिद साहब ऊपर पे। तो अचानक से इनके वालिद साहब ने कोई एक लकड़ी खींची तो लकड़ी पूरी टूट गई और उसके अंदर से हज़ारों मक्खियाँ ऐसे निकली कि
जैसे वो किसी चीज़ के ऊपर, किसी लाश के ऊपर होती हैं काली मक्खियाँ। तो इनके वालिद एकदम से हड़बड़ा गए और इनके वालिद ने तमाम एटिक की साइड से खिड़कियाँ वगैरह खोली। वो मक्खियाँ आर्जी तौर पे बाहर निकल गईं और फिर इन्होंने तमाम चीज़ें देखी साइडों पे, लेकिन इनको कोई ऐसी कोई बॉडी नहीं नज़र आई, कोई जानवर ऐसा मरा हुआ नहीं नज़र आया, या कोई ऐसी कोई डेड बॉडी इंसान की नज़र नहीं आई जिसके ऊपर ये मक्खियाँ हों। तो बहरहाल ये कि इनके वालिद साहब ने तमाम चीज़ों की सफाई करी और फिर ये बताते हैं कि तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट होने के बाद फिर ये लोग बेसमेंट पे गए। तो बेसमेंट पे भी इसी तरह से हुआ कि बेसमेंट पे ना कहीं से कोई खिड़की थी, ना ही किसी चीज़ के आने जाने की जगह थी, मगर वहाँ पे 2 चमगादड़ें कहीं से आ गई और वो चमगादड़ें जो हैं वो वहाँ पे जाने का नाम ही नहीं ले रही। इन लोगों ने बड़ी कोशिश करी कि वो भाग जाए, लेकिन वो भागती नहीं। आखिर में वो चमगादड़ें एक कोने पे जाके एक जगह पे लटक गई। अब इनके वालिद साहब ने कहा कि वो इनको मार दें, तो इनकी अपने वालिद साहब से बहस हो गई, क्योंकि ये एनिमल लवर थे। तो इन्होंने कहा नहीं, किसी जानवर को इस तरह से नहीं मार सकते और इसको किसी तरह से बाहर निकालें। बहरहाल ये बताते हैं कि इन्होंने जो है वो एटिक का दरवाज़ा खोले रखा कि भाई जब रात होगी तो ये खुद निकल जाएंगे। और फिर ये दूसरे दिन आके देखेंगे। इत्तेफाक की बात ये हुई कि दूसरे दिन ये उस साइड पे नहीं गए और जब ये तीसरे दिन गए तो ये भूल भाल चुके थे। तो बताते हैं कि इनका फिर 4-5 दिन के बाद बेसमेंट में जाना हुआ तो देखा कि वो चमगादड़ें वहीं पे लटकी हुई थी, 1 इंच भी नहीं हिली थी। तो ये बड़े हैरान हुए। इन्होंने बोला कि यार ये क्या मुसीबत है। तो पहले ये समझे कि ये मर गई हैं। तो फिर ये नेक्स्ट डे तक इन्होंने वेट करा कि भाई ये मूव हो जाए। तो फिर नेक्स्ट डे जब इन्होंने देखा तो वो थोड़ी सी मूव हुई भी थी। तो इसका मतलब ये था कि वो जिंदा थी, लेकिन ये कि वो उस जगह से मूव नहीं हो रही। तो 2-4 दिन तक फिर काम चलता रहा बेसमेंट का काम ख़त्म हो गया। हालांकि जितना शोर होता है उन चमगादड़ों को वहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल भी मूव नहीं हुई वहाँ। तो 2-3 दिन तक चलता रहा। जैसे ही कंप्लीट हुआ काम तो ये बताते हैं कि ये जब दूसरे दिन सुबह आए तो वो चमगादड़ें वहाँ पे नहीं थी, गायब हो गई थी। ये तो खैर बड़े खुश हुए, कहने के चलो अच्छा है यार, अपना जानवर तो निकल गया यहाँ से। वो जाके जहाँ पे भी ये अपना घोंसला बनाया, जो जहाँ लटकना है, जिस दरख्त पे जाना है वहाँ जाके अपना रहें। यहाँ पे तो ये मर जाती, ना यहाँ खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है। तो बहरहाल ये इन्होंने सब चीज़ें कंप्लीट करी। फार्म हाउस की फेंसिंग वगैरह नाइस करी, तमाम जार जंकार साफ़ करी, रोड्स वगैरह पेमेंट्स वगैरह सही करके एक पार्टी को इन्होंने भेज दिया। उस पार्टी ने जो ख़रीदा तो उन पार्टी ने अपने लिए नहीं ख़रीदा, उस पार्टी ने रेंट आउट के लिए ख़रीदा था। और उस पार्टी ने बिकॉज इन लोगों का रिफर्बिशमेंट का काम इतना अच्छा था तो उन्होंने कहा कि आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट ले लें कि जब भी हमें रिफर्बिशमेंट की ज़रूरत होगी तो हम जो है आपको बुलवा लिया करेंगे, क्लीनिंग, रिफर्बिशमेंट, पेंटिंग वगैरह के लिए। तो इन लोगों ने हामी बन ली, इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उनसे। तो अब वो जो पार्टी थी उन्होंने पहली दफ़ा रेंट पे चढ़ाया। तो ये बताते हैं कि 10 से 12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो पार्टी छोड़ के भाग गई। इनको फिर फ़ोन आया, इन्होंने कहा कि जी आप ज़रा सफाई वफाई वगैरह कर लें। तो ये गए तो तकरीबन ऑलरेडी साफ़ था ही, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत काम था वो इन लोगों ने करा 1-8 दिन में, और इन्होंने फिर पार्टी को बोला कि जी रेडी है। अब वो पार्टी उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को दिया रेंट पे। बताते हैं कि वो भी 1-2 महीने रहे और वो भाग गए। इस तरह से ये बताते हैं कि तकरीबन 3 से 4 पार्टियाँ आईं और वो भाग गई। तो फिर उसके बाद जो वहाँ का जो ओनर था उसको भी रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे कोई मसला है। तो उसने जो है उस प्रॉपर्टी को उस वक्त के लिए ऐसी अबेंडन छोड़ दिया, कहा कि इसको फिर बाद में सॉर्ट आउट करूँगा। इन लोगों से बोला कि अभी फ़िलहाल हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने डिसाइड करा है कि प्रॉपर्टी को ऐसी अबेंडन छोड़ दें, लेकिन जब हमें आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। तो बकौल इनके कहने के मुताबिक कि वो फार्म हाउस जो है वो जब इन्होंने बेचा तो उसके बाद भी वो 3 महीने के अंदर 4 से 5 दफ़ा खाली हुआ और पार्टियां छोड़ के उसको भागती रही। फिर उसके बाद बताते हैं कि उस प्रॉपर्टी की तरफ से किसी और पार्टी ने इनसे कोई कांटेक्ट नहीं करा, तो इनको अब नहीं पता क्यों क्या है, लेकिन ये कभी कभार या अक्सर
उस रास्ते से गुजरते हैं तो देखते हैं कि फार्म हाउस है वहाँ पे, और उसकी हालत अब काफ़ी उजड़ी हुई है। लगता है कि जिस पार्टी ने भी ख़रीदा था उसने अब उसको ऐसी अबेंडन छोड़ दिया है, और या फिर उनको पता चल गया कि कोई चीज़, कोई ऐसी एक्टिविटी है यहाँ पे। तो ये बताते हैं कि जितनी दफ़ा भी ये वापस उस जगह पे गए हैं और इन्होंने एटिक में गए हैं, तो इन्होंने एटिक में दोबारा से वो उन मक्खियों को पाया है फॉर नो रीज़न। जितनी दफ़ा भगाया जाता था मक्खियों को, मक्खियाँ उतनी दफ़ा वापस आ जाती थी। तो ये इन लोगों के साथ बड़ा बिजार सीन हुआ, और ये बिलीव करते हैं कि वो हॉन्टेड प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा सीन था जिसकी वजह से जो है अजीबोगरीब चीज़ें होती थी। ये तो वहाँ काम करते थे, लेकिन जो लोग वहाँ रहने आते थे उन लोगों के साथ कुछ ऐसा पैरानॉर्मल होता था जिसकी वजह से वो भाग जाया करते थे वहाँ से।